नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की यह वीडियो है कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सौर मंडल में पृथ्वी, जो पृथ्वी हमारा आवास का पहला अध्याय है। दोस्तों, यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम ग्रह एवं तारे के बीच का अंतर पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम आरंभ करते हैं अपना अध्ययन सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे सौर मंडल से। तो सूर्य, 8 ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर मंडल का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इस परिवार का जो मुखिया है वह सूर्य है। इसका कारण यह है कि सौर मंडल के अंतर्गत आने वाले तमाम ग्रह अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम तारा उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है और ग्रह हम उन पिंडों को कहते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, बल्कि ये अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों तारों से ग्रहण करते हैं। तो सौर मंडल में जो सूर्य है वो सबसे बड़ा तारा है और अन्य जो ग्रह हैं वे अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अगला बिंदु है सूर्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सौर मंडल की कि जो सूर्य है वह सौर परिवार का मुखिया है और यह आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका जो चुंबकीय बल है, खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर, उससे सौर मंडल बंधा रहता है। यह सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है क्योंकि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वे सभी अपना प्रकाश और ऊष्मा इस सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सूर्य यद्यपि बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन फिर भी हम इसकी तेज ऊष्मा को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह यद्यपि हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, परंतु नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम इसकी दूरी को देखें तो यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए हम इसकी ऊष्मा को, इसकी गर्मी को उतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं जितना ज़्यादा यह गर्म वास्तव में है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रहों के बारे में। हमने देखा था कि ग्रह उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश जो है वो सूर्य से ग्रहण करते हैं क्योंकि इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं। और हमारे जो सौर मंडल है उसमें ग्रहों की संख्या कुल 8 है। सूर्य से अगर दूरी के क्रम में हम इनके नामों को देखें तो उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। यूरेनस को हिंदी में अरुण और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है हिंदी में। आपकी पाठ्यपुस्तक में दोस्तों इसे याद करने के लिए जो एक विधि इस्तेमाल की गई है वो इस पृष्ठ पर मैंने लिखी है। इसमें किसी तरीके का फेरबदल नहीं किया गया है। और अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस रूप में देखते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इन सभी वर्ड्स में जो पहला लेटर है वो किसी ग्रह के नाम को इंगित करता है। माई पहला शब्द है जिसमें एम का मतलब है मरकरी, बुध, वी वीनस, शुक्र, ई अर्थ, पृथ्वी, एम मार्स, मंगल, जे जुपिटर यानी बृहस्पति, एस सैटर्न, शनि, यू यूरेनस, अरुण, एन नेपच्यून, वरुण। तो आप इस ग्रहों की जो दूरी है सूर्य से क्रम में उनके नामों को इस आधार पर याद रख सकते हैं। माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। दोस्तों, सौरमंडल में स्थित ये सारे के सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो क्या आपस में ये टकराते नहीं हैं? तो कहा जा सकता है कि नहीं, सूर्य का चक्कर ये सारे ग्रह लगाते हैं
लेकिन इसके बावजूद भी वे आपस में टकराते नहीं है। इसका कारण यह है कि ये सारे के सारे ग्रह अपनी निश्चित रेखाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जिन रास्तों पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें इन ग्रहों की कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी हमारा आवास की पाठ्य पुस्तक का यह तीसरा पेज है, जिसमें सौर मंडल का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिनमें विभिन्न ग्रहों को दिखाया गया है। पूरा चित्र इस पे कवर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि पेज का आकार बड़ा है कैमरे के हिसाब से। इसीलिए जो भी ग्रह हम इस पृष्ठ पर देख रहे हैं उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि इन सभी ग्रहों की, चाहे वह बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो या बृहस्पति हो, उन सभी की अपनी रेखाएं हैं ये, और इन्हीं रेखाओं में ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम कक्षा के रूप में देखते हैं। इन्हीं कक्षाओं पर जो ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसी कारण वे कभी आपस में टकराते नहीं हैं। दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है, और क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक नजदीक है, और क्योंकि यह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है इसीलिए यह बहुत ज्यादा गर्म है, और क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है इसीलिए यहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यह लगभग आग की तरह तपता हुआ है। बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कुल 88 दिन का समय लगता है, जबकि अपने ही अक्ष पर ये एक घूर्णन यानी कि जो अपना चक्कर है वह 59 मिनट में पूरा कर लेता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सभी ग्रह सूर्य का तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ वे अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। इन ग्रहों की गतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय पृथ्वी की गतियों के वाले अध्याय में विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी से जो सूर्य से दूरी के क्रम में जो दूसरा ग्रह है वह शुक्र ग्रह है, लेकिन गलती से यहाँ पर मंगल ग्रह अंकित हो गया है दोस्तों, पहला जो है, लेकिन आप इसको शुक्र ग्रह के रूप में पढ़ें। यह जो शुक्र ग्रह है वह 255 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पर यह एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में हमारी पृथ्वी तीसरा ग्रह है और यह सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, जबकि अपने अक्ष पर यह एक चक्कर एक दिन में पूरा करती है, यानी कि 24 घंटे। हमारी पृथ्वी पर जो सर्दी गर्मी होते हैं वे सूर्य का चक्कर लगाने के कारण होते हैं, जबकि दिन और रात होते हैं वह अपने घूर्णन पर चक्कर लगाने के कारण होते हैं। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर में करेंगे। जो अन्य ग्रह है उसकी अपेक्षा हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, क्योंकि यह ना तो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है और ना ही सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है। इसीलिए हमारी पृथ्वी जो है वहीं पर एकमात्र जो है जीवन की संभावना पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में जो चौथा ग्रह है दोस्तों वह मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर 687 दिनों में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर यह एक चक्कर एक ही दिन में पृथ्वी के बराबर पूरा करता है। मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा हैं। हमारी पृथ्वी और शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह माना जाता है, या कहा जा सकता है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि आकार में यह और बनावट में लगभग पृथ्वी की तरह दिखता है। दोस्तों, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह को मिलाकर आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है और चट्टानों से बने हुए हैं। और इन ग्रहों की खासियत यह है कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक हैं या आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं जैसा बाहर के ग्रह लेते हैं, जैसा कि अभी हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में देखेंगे। दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में जो 5वां ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और सूर्य का एक चक्कर ये 11 साल 11 महीने और 12 दिनों में लगाता है। अपने अक्ष पर यह एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटे और 56 मिनट का समय लेता है। इस ग्रह के पास चंद्रमा जो है उनकी संख्या 16 है, मतलब यह है कि बृहस्पति ग्रह पर चंद्रमाओं की संख्या 16 है।
छठा ग्रह जो सूर्य से दूरी के क्रम में हमारे सामने आता है वह शनि ग्रह है और यह सूर्य का एक चक्कर 29 साल 5 महीने में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर ये जो एक चक्कर पूरा करता है वो 10 घंटे और 40 मिनट में पूरा कर लेता है। इसके चंद्रमा की जो संख्या है वह 30 से भी ज्यादा है। दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में जो 7वां ग्रह है वह यूरेनस या अरुण है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 साल में पूरी करता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटे और 14 मिनट का समय लेता है और इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है। दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में जो 8वां ग्रह है और आखिरी ग्रह है वह नेपच्यून या वरुण है। यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 164 सालों का वक्त लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। इस पर जो चंद्रमा की संख्या है वह 8 है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को मिलाकर बाह्य ग्रह कहा जाता है और इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है और ये गैस तथा तरल पदार्थों के बने हुए हैं। ये ग्रह सूर्य से दूर है, इसीलिए बहुत ज्यादा ठंडे हैं और क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे हैं इसीलिए इन ग्रहों पर किसी प्रकार का मानवीय जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों, आंतरिक और बाह्य ग्रहों के अंतर्गत हमने देखा कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक है वे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह है वे सूर्य का चक्कर पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। दोस्तों, सन 2006 तक जो ग्रह थे उनकी संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन अगस्त 2006 में जो एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी उसमें प्लेटो नाम के एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि यह देखा गया कि यह आकार में बहुत ज्यादा छोटा है, इसीलिए इसको ग्रह ना मानकर बौना ग्रह कहा गया। इस प्रकार सौर मंडल में जो ग्रह थे उनकी संख्या 9 से घटकर 8 रह गई, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और उसे एक बौना ग्रह माना गया। दोस्तों, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह भी हैं और हमारी जो पृथ्वी है वह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अक्सर हम सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों की ओर से ये थोड़ी सी चपटी है, इसीलिए इसको भू आप कहा जाता है। भू आप का मतलब है पृथ्वी के समान आकार वाला। दोस्तों, सौरमंडल में एकमात्र हमारी पृथ्वी ही ऐसी है जो सूर्य से बहुत समुचित दूरी पर स्थित है। यह ना तो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है और ना ही सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक है, इसीलिए हमारी पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है। साथ ही हमारी पृथ्वी पर जल एवं वायु की उपस्थिति भी है जो यहाँ जीवन को संभव बनाती है और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन वह भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इन तमाम गुणों के कारण पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह माना जाता है, यूनिक प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि अन्य ग्रहों की अपेक्षा यहाँ जीवन जीने के लिए वे तमाम परिस्थितियां उपलब्ध है जिन्होंने पृथ्वी पर न केवल मानव बल्कि अन्य जीवों के जीवन को भी संभव बनाया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह भी है जिसका नाम है चंद्रमा, और यह चंद्रमा इसका जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब पृथ्वी को यदि 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो एक टुकड़ा चंद्रमा के बराबर होगा, लेकिन फिर भी चंद्रमा हमें बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सूर्य हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर हम जाने कि हमारी जो चंद्रमा है पृथ्वी से कितना दूर है तो हम कह सकते हैं कि 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रमा हमारी पृथ्वी से। दोस्तों, यह दूरी इतनी भी कम नहीं है कि हम जब चाहे इस पर वॉकिंग डिस्टेंस से जाएं और घूम कर आ जाएं। बस अन्य ग्रहों की अपेक्षा, उपग्रहों की अपेक्षा यह पृथ्वी के नजदीक है, इसीलिए हम इसको आकार में बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के देख सकते हैं अपनी आंखों से। पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो उपग्रह होते हैं वह अपने ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं और इसी प्रकार जो चंद्रमा है वह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में यह 27 दिनों का वक्त लेता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अब क्योंकि वह पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है, इसीलिए हम एक समय में चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। अगर हम ये जाने कि चंद्रमा पर जीवन जीने की क्या हालत है, तो दोस्तों कहा जा सकता है कि चंद्रमा के ऊपर जो जीवन जीने की परिस्थितियां हैं वे अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो हवा है और ना ही पानी है और इसकी सतह पर मैदान, गड्ढे और तरह तरह के पर्वत बने हुए हैं, जिनको हम पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा की जो रात होती है उस पर देख सकते हैं। ये गड्ढे, पर्वत और मैदान चंद्रमा की सतह पर परछाइयों का निर्माण करते हैं। इन परछाइयों को हम पूर्णिमा की रात चंद्रमा पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। परसों ही पूर्णिमा गई है दोस्तों, चांद अभी भी आकाश में पूरा ही निकलता है। अगर आप चाहे तो रात के समय चंद्रमा को देख सकते हैं और उस पर जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं, वे दरअसल उन मैदानों, गड्ढों और पर्वतों की परछाइयां होती हैं जो चांद पर स्थित हैं। तो इसलिए अगली बार जब आप चांद को निहारें तो इस बात को जरूर देखें कि किस तरह से चांद पर गड्ढे, पर्वत और अन्य जो भौगोलिक आकृतियां हैं वे उस पर परछाइयों का निर्माण करती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। दोस्तों हमारे सौरमंडल में मात्र तारे, ग्रह और उपग्रह ही सूर्य का चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे आकाशीय पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। विद्वानों का ये मानना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है ग्रहों का ही भाग हुआ करते थे कभी, लेकिन बहुत समय पहले विस्फोट के कारण ये ग्रहों से अलग हो गए और ग्रहों की परिक्रमा करने लगे। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए अब हम देखते हैं उल्कापिंड, जिसको मेमोरॉइड्स कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर ही गिरने वाले हैं। इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वायु के साथ घर्षण जब होता है इन उल्कापिंडों का तो वे जल उठते हैं और चमकदार जो प्रकाश होता है उसको उत्सर्जित करते हैं। अनेक बार यह होता है कि पूरी तरह जले बिना उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर आ गिरते हैं धरातल पर, और जब ये धरातल पर गिरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर ये गहरा गड्ढा बना देते हैं। दोस्तों हमारी जो वीडियो है इसका आखिरी भाग है आकाशगंगा। हमारे अंतरिक्ष में लाखों तारे सफेद बादल की चादर की तरह बिखरे हुए हैं। ये लाखों तारे मिलकर आकाश में आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। प्राचीन काल में लोग आकाश में बिछड़ी हुई तारों की चादर की जो तुलना है वो बहती हुई नदी से करते थे। इसी बहती हुई नदी की परिकल्पना के कारण तारों की जो चादर है, सफेद चादर है, उसको आकाशगंगा का नाम दिया गया। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आकाशगंगा है उसके लिए मिल्की वे का इस्तेमाल किया गया है, जो गलत है, क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद जिस आकाशगंगा का हिस्सा है वह दुग्ध मेखला है, मिल्की वे। तो मिल्की वे जो है एक आकाशगंगा का नाम है, यह आकाशगंगा नहीं है। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं और हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी का हिस्सा है वह दुग्ध मेखला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह गलती से आपकी पाठ्यपुस्तक में गलत लिखा हुआ है। हमारी अंतरिक्ष में ना जाने कितनी आकाशगंगाएं एक साथ मिलती हैं दोस्तों, और ये सारी आकाशगंगाएं मिलकर हमारी पृथ्वी पर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी से संबंधित यह थी हमारी दूसरी वीडियो। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों ये सारे नोट्स जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इनको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप उन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी रही इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, परंतु समय की नज़ाकत को समझते हुए जरूरी था कि इस अध्याय को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अन्य जो अध्याय हैं उनकी वीडियो भी आप लोगों का इंतजार कर रही है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।